भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था गिरी है, उस अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार कोरोना को जिम्मेदार बताती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो डिप्लेशन होना शुरू हो गया था। उसका डिटोरिएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर द कोरोना टाइम। कोरोना टाइम आने से पहले ही डिप्लेशन शुरू हो चुका था। बड़ी गंभीर स्थिति थी। आज की डेट में अगर देखा जाए, कोरोना के बाद बेरोजगारी का जो स्तर है वो बड़ा गंभीर हो चुका है। इट इज़ मोर देन 27%। भारत में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। इवन बेरोजगारी ही नहीं बढ़ रही है भारत में, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। तीसरी तरफ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय मार्केट में से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कंट्रीज से विशेष प्रकार के लोन की डिमांड कर रहा है। जैसे चाइना से अभी जो है लगभग 4.5 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का जो अभी लोन पास हुआ है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो इन पाइपलाइन। भारतीय अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखें तो आप पाएंगे कि भारत में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत सरकार को सरकार चलाने के लिए भारत की जो नवरत्न और महानवरत्न कंपनीज हैं उन्हें बेचने का प्रावधान बना लिया है। किसने? भारत सरकार ने। मैं अपनी बात, ये सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा आज आप सभी के बीच में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार इस हद तक गिर चुकी है, इस हद तक चली गई भारत सरकार की भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन सरकारी कंपनियों को वो बेच करके सरकार को चलाने का प्लान बना रही है। मतलब सबसे पहले अगर आप देखें गेल, भेल और इसके अलावा HAL और एयर इंडिया और इसी तरह की और ढेर सारी कंपनी जो है, उन कंपनीज को भारत सरकार जो है बेचने का मन बना चुकी है। अच्छा, इन सरकारी कंपनीज को बेचने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो उस शब्द का नाम है विनिवेश। विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो जितनी हिस्सेदारी भारत सरकार की है, नॉर्मली भारत सरकार की हिस्सेदारी इन सभी कंपनीज में मोर देन 53% है, तो होल्डिंग हो जाती है। तो ऐसे में इन कंपनीज को खरीदने के लिए वो सारे के सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के दिग्गज बैठे हुए हैं वो सारे के सारे तैयार हैं और वो इसे खरीदना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो सारी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज होने के बावजूद भी भारत सरकार ऐसी कंपनीज को क्यों बेच रही है? क्यों ऐसा मन बना है कि इन कंपनीज को बेच दिया जाए? वो कंपनीज जो वास्तव में जो है घाटे में चल रही हैं, कमजोर हैं, उनको अगर बेचते हैं तो फिर भी समझ में आता है, चलो भी कमजोर कंपनी है। पर फिर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो कमजोर कंपनी है घाटे में चल रही हैं तो इन्हें लाला कैसे चलाएगा? वो जो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति जब उसे खरीदेगा तो वो कैसे चलाएगा? जब तुम नहीं चला पा रहे हो, लेकिन वो लाला चला लेगा और ये नहीं चला पा रहे हैं। कारण यही है कि ये चलाना नहीं चाहते हैं। मुझे इनकी मंशा पर जो है संदेह होता है। सबसे बड़ा और मजबूत कारण जो मुझे दिखाई देता है वो ये है, जितनी भी सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी में जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो आपका रिजर्वेशन उसमें निहित किया जाता है और आपके रिजर्वेशन को समाप्त करने की बजाय इस सरकार ने उस रिजर्वेशन को निष्प्रभावी करना ज्यादा बेहतर समझा है। आपकी जो सरकार है, भारत की जो वर्तमान मनुवादी सरकार है, ये पूरी तरह से जो आपका रिजर्वेशन है उसे निष्प्रभावी कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जब 2014 में ये सरकार पहली बार आई थी तो उस समय इन लोगों ने पूरे देश के लगभग 45,000, लगभग आइडिया बता रहा हूं, लगभग 45,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया था। 45,000। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक सरकारी स्कूल में 10 मास्टर काम करते थे तो 45,000 सरकारी स्कूलों में टोटल मास्टरों की संख्या कितनी हो गई? 4.5 लाख। और जो 4.5 लाख मास्टर थे वो रातों रात लाला के नौकर बन गए, उनकी सरकारी नौकरियां चली गई। उन्होंने जो बीएड कर रहा था, जो कंपटीशन पास करके वो आए थे, वो सब का सब जीरो हो गया। अब वो जो है लाला के नौकर हो गए।
बात यहीं तक खत्म नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भविष्य में आपके और मेरे बच्चों को जो सरकारी स्कूल के मास्टर की नौकरी मिल सकती थी, अब वो भी समाप्त हो गई, अब वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 4.5 लाख मास्टरों को तो प्राइवेट कर दिया ना, वो स्कूल ही प्राइवेट कर दिया गया। तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण इसलिए किया जा रहा है, पहला कि भारत की इकोनॉमी पर बनिया बामन ठाकुर सवर्णों का कब्जा हो जाए, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि किसी भी तरह से शूद्रों का आरक्षण समाप्त किया जाए। आपके आरक्षण को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने का एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका वर्तमान सरकार ने खोज निकाला है। वर्तमान सरकार पूरी तरह से आपके आरक्षण को निस्ते नाबूद करना चाहती है। निजीकरण इसलिए किया जा रहा है। निजीकरण अभी आप देखिएगा, आपका जो इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवेज भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, इतना बड़ा एम्प्लॉयर भारत का कि जिसमें नौकरियों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रोजगार देता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सरकारी रोजगार नहीं, बल्कि वहां ढेर सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्तर पर काम कर रहे हैं और अपने परिवार की रोटी चलाते हैं। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने रेलवे का भी धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ, इस रेलवे को भी ये सरकार मनुवादी दिग्गजों, धनाट्यों और अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में दे देना चाहती है, ताकि देश में फिर से मनुवाद सिंडिकेट बन सके, फिर से मनुवाद जो है चरम पर जा सके। इस तरह की स्थिति जो है भारत में बन रही है या बनाई जा रही है, राइट। उसके अलावा दो बातें खत्म हो गई। तीसरी बात सुनिएगा, भारत सरकार ने कई ऐसे लोग हैं, जैसे 2014 में जब पहली बार सरकार इनकी बन के आई, तो इन लोगों ने सरकार बनते ही 2.5 लाख करोड़ का लोन अडानी को दिया। मैं ये कहता हूं कि लोन देना चाहिए, क्योंकि भारत में जब तक कंपनीज लगेंगी नहीं तब तक जो है रोजगार पैदा होगा नहीं। मैं इसके पक्ष में हूं कि कंपनीज लगनी चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, लेकिन अडानी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो भारत में करने के बजाय ऑस्ट्रेलिया में जाकर किया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जब उसने इन्वेस्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की इकोनॉमी बेहतर होगी, वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन भारत में रोजगार कहां मिला? भारत में अगर फैक्ट्री लगाई जाती तो भारत में लाखों लोगों को नौकरी मिल सकती थी, पर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हम नफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू ऑल? सो दीज पीपल आर ब्लडी करप्ट पीपल। इन लोगों ने, अच्छा अडानी को तो लोन दिया, भारत में रोजगार पैदा नहीं हुआ। उसके अलावा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों ने, मजे की बात सुनिएगा आप ध्यान से। अब मैं एनपीए पर आ रहा हूं। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? जब भारत सरकार के बैंक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी व्यापारी को लोन देते हैं और लोन देने के बाद वो चुकाता नहीं है, तो फिर भारतीय बैंकों का, जो भारतीय सरकारी बैंक है, उनका बैड डेट बढ़ जाता है। जब बैड डेट बढ़ जाता है तो वो पैसा वापस मिलने की संभावनाएं 0 हो जाती हैं। जब वापस पैसा नहीं मिलता है तो उसे एनपीए कहा जाता है, खटाई में पड़ा हुआ पैसा। खटाई में पड़े हुए पैसों को कहते हैं एनपीए। तो साब हुआ यूं, पंजाब नेशनल बैंक की टोटल जो एसेट थी उस समय 27,000 करोड़ की टोटल एसेट थी। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, इन दोनों ने मिलकर के 22,000 करोड़ का घपला कर दिया, और बैंक केवल और केवल 5,000 करोड़ के ऊपर पूरे देश में चलाया गया। बाद में आपकी जेब से पैसे निकाले गए, आपके एटीएम के चार्ज बढ़ाए गए, आपके खाते में रखे हुए पैसों की जो है वो बढ़ाई गई, सीमा बढ़ाई गई। जैसे आपको 5,000 रुपये रखने ही पड़ेंगे, है ना। फिर आपके जो डिपॉजिट था उस पर मिलने वाले ब्याज को आपका कम कर दिया गया, और बैंक के 1000 तरह के चार्जेस बढ़ा दिए गए, जैसे एसएमएस के चार्जेस बढ़ा दिए गए, है ना। इंटरेस्ट का जो है चार्ज वो जो हुआ करता था, जैसे
एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट है वो घटा दिया गया है ना, और जो रेकरिंग डिपॉजिट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो घटा दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो घाटा मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने किया था वो घाटा आपकी जेब से पूरा किया गया, मेरी जेब से पूरा किया। कैन यू इमेजिन व्हाट दीज ब्लडी बास्टर्स आर वेरी कनिंग पीपल, दीज पीपल आर, बहुत ज्यादा कनिंग लोग हैं। तो ऐसे में परिस्थिति क्या बनी कि नीरव मोदी मेहुल चोकसी लेके भाग गया पैसा, विजय माल्या पहले से लेके भाग चुका था। अब स्थिति क्या हुई, एनपीए बढ़ता चला गया। यकीन जानिए आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई, एनपीए बढ़ता गया है। आज बहुत बड़ी मात्रा में एनपीए का अंबार लग चुका है। तो फिर इनको क्या रास्ता दिखाई दिया, इन्हें दिखाई दिया कि जो सरकारी बैंक है उनका मर्जर कर दिया जाए। सारे सरकारी बैंकों का मर्जर करके केवल 12 सरकारी बैंक छोड़े। अब 12 सरकारी बैंक में से यकीन जानिएगा अब उनको ये बेचना शुरू कर रहे हैं। ये दाढ़ी वाला वही है जो कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब ये क्या कर रहा है, व्हाट द हेल दिस पीपल आर डूइंग विद दिस कंट्री, मतलब इन लोगों ने वो बेचना शुरू कर दिया। अब बैंकों की बिकवाली होने वाली है और बैंकों की बिकवाली के लिए बैंकों का जो प्रॉपर्टी है बैंकों को खरीदने के लिए अंबानी और अडानी जैसे लोग आगे आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, अंततः परिणाम क्या हो रहा है, भारत वापस निजीकरण की वजह से वापस उन चंद धनाट्य लोगों के हाथ में जाने वाला है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इन धनाट्य लोगों के हाथ में चली जाएगी। आने वाले समय में आपको रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा, सरकारी महकमा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली सब कुछ समाप्त होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दुख का विषय यह है कि दलितों के नेताओं की नींद नहीं टूटी है। दलितों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की लूट हो रही है, भारत में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। नोटबंदी का किया जाना एक बहुत बड़ा स्कैम था। नोटबंदी का किया जाना, उसके संबंध में हमारे जो दलित नेता थे वो चुप बैठे रहे, उन दलित नेताओं ने आवाज तक नहीं उठाई है। बैंक रेट बढ़ा दिए गए और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ होता रहा, आरक्षण होता रहा, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट गिरता रहा, एनपीए बढ़ता रहा, बैंक चार्जेस बढ़ते रहे, लेकिन हमारे दलित नेताओं की नींद नहीं टूटी। मित्रों, बड़ा ही दुख हो रहा है ये कहते हुए, आपका देश आर्थिक रूप से टूट चुका है। भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कमजोर की जा चुकी है और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत होने वाली नहीं है। और अब तो देखो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, उर्जित पटेल जो आरबीआई का गवर्नर हुआ करते थे, अब तो वो भी कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और भारत के द्वारा इन सरकारी बैंकों को बेचा जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अच्छे निर्णय ये सरकार नहीं ले पा रही है। अतः जब ये सरकार अच्छे निर्णय नहीं ले पा रही है तो ऐसे में समाज के बुद्धिजीवियों को, देश के बुद्धिजीवियों को एकजुट हो जाना चाहिए, एकमत हो जाना चाहिए। क्योंकि केवल और केवल जातिगत दुर्भावना के चलते हुए हम किसी मुद्दे को उठाते रहें और अपने आप को हीरो बनाते रहें, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें भारत को बचाना है, भारत की टूटती हुई रीढ़ की हड्डी को बचाना है। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मित्र, आप देखिए, कोरोना काल से पहले ही बेरोजगारी बढ़ चुकी थी और आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिन धनाट्य लोगों के हाथ में व्यापार था उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क उन लोगों के ऊपर करा है जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या मध्यम वर्गीय या उससे नीचे स्तर के परिवार के लोग जो रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी एक बहुत भारी संख्या है। इन लोगों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पारिवारिक जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। अब आप देखिए ना, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है तो भारत में डीजल की कीमत कम हो जानी चाहिए, भारत में पेट्रोल की कीमत कम हो जानी चाहिए, लेकिन भारत में उल्टा ही हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में मित्र, आप सोचिए कि कितना
बुरा असर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसके संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको आगाह कर दूं। एक आखिर में बात और बताऊंगा, फिर उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बहुत गंभीर बात है जो आपको सुननी है, समझनी है, जाननी है। वो ये है कि भारत के जो बैंक हैं, आपके बैंक के में चाहे 10 लाख डिपॉजिट हो या 2 लाख डिपॉजिट हो, अगर बैंक किसी तरह से दिवालिया होता है तो बैंक आपको केवल और केवल 1 लाख रुपए की ही वापसी की गारंटी देता है। अगर आपके 50 लाख बैंक में जमा है तो आपको 50 लाख रुपए नहीं, केवल 1 लाख रुपए वापस दिए जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, भारत की अर्थव्यवस्था शटर्ड हो चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था में बाकी कुछ नहीं बचा है और इस सरकार के पास कोई भी सुधारवादी कदम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि